Hello students, welcome to our channel. So today we'll start with print culture and modern media. So in this chapter हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट आया, प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी वो फर्स्ट कंट्री थी जहाँ पे प्रिंट आया था सबसे पहले और मॉडर्न वर्ल्ड आते आते प्रिंट में क्या क्या चेंजेस आए, पहले प्रिंट कैसे किया जाता था और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि प्रिंट कितना हम यूज़ करते हैं. द बुक्स वी यूज़, जिन बुक से आप पढ़ते हो, फिर आपकी कुछ वर्कशीट्स होती हैं, इवन आप एग्ज़ाम देते हो तो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आंसर शीट्स होती हैं, राइट. तो ये सब कुछ जो है ये प्रिंटेड होती हैं. सो ये प्रिंट आज जो हम इतना कॉमनली यूज़ करते हैं ये पहले इतना कॉमन नहीं था. पहले प्रिंट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करता था. प्रिंट का भी एक टाइम पे डेवलपमेंट था और उससे पहले चीज़ें कैसे लिखी जाती थी, पहले बुक्स होती थी नहीं होती थी, दैट ऑल विल सी इन दिस चैप्टर. तो print culture and the modern media. It is difficult for us to imagine a world without printed matter. अगर कोई चीज़ प्रिंटेड ना हो आज के टाइम पे तो उस चीज़ को इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर. हमें हर जगह प्रिंटेड चीज़ें देखने को मिलती है. बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग्स, and also in everyday things like theatre programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters at street corners. मतलब हर गली के कोने पे भी हमें कहीं ना कहीं कोई भी एडवर्टीजमेंट दिखता है तो वो भी प्रिंटेड होता है. हमें बहुत सारे होर्डिंग्स दिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी प्रिंटेड ही है. We read printed literature, see printed images, follow the news through newspapers and track public debates that appear in print. तो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स होती है, वो भी हम प्रिंट में पढ़ते हैं. We take for granted this world of print and often forget that there was a time before print. तो हमारे लिए प्रिंट इतना कॉमन हो गया है कि हम मतलब इसको इतना अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते. मतलब हमें हर चीज़ प्रिंटेड दिखती है तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है. बट इससे पहले भी ऐसा टाइम रहा है व्हेन प्रिंट वाज नॉट देयर, जब प्रिंट नहीं था. तो जब नया नया प्रिंट आया था तो लोगों को उस चीज़ का नया नया क्रेज़ था. जैसे कि आज के यूथ को नया नया क्रेज़ आईफोन का है ना. आने वाले टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा फिर कॉमन हो जाएगा तो फिर किसी और चीज़ का क्रेज़ होगा. तो जब प्रिंट नया नया आया था तो उसका भी बहुत क्रेज़ था पहले के टाइम पे. We may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world. आज के जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसको शेप करने में प्रिंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और प्रिंट की खुद की एक हिस्ट्री है. ये क्या हिस्ट्री है? When did printed literature begin to circulate? कब प्रिंटेड लिटरेचर मतलब कि कब प्रिंटेड स्टोरी बुक्स, प्रिंटेड चीज़ें जो है वो सर्क्यूलेट होने लगी थी? How has it helped create the modern world? इन दिस चैप्टर तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे प्रिंट आया था फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप, इन इंडिया. तो ये चैप्टर थोड़ा अच्छा चैप्टर मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें सारी हम यूरोप से रिलेटेड ही पढ़ते हैं. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो ईस्ट एशिया से स्टार्ट हुई थी. तो ईस्ट एशिया में सबसे पहले प्रिंटिंग यूज़ की गई थी, उसके बाद प्रिंटिंग यूरोप में जाती है. ठीक है, और फिर इंडिया में प्रिंटिंग कैसे आएगी हम वो भी. तो इंडिया के अंदर जो है फिर कैसे प्रिंट आता है. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइफ्स एंड कल्चर्स चेंज्ड विद द कमिंग ऑफ प्रिंट. तो देखो, आज के टाइम पे हम जिसे टेक्नोलॉजी कहते हैं वो टेक्नोलॉजी मतलब पहले के टाइम पे हम अलग चीज़ों को कहते थे. जैसे आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स होना, लैपटॉप होना, थिएटर्स होना, ये सिनेमा हॉल, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. दैट विद टेक्नोलॉजी ऑल दीज थिंग्स कम. तो हम टेक्नोलॉजी को इन्हीं से एसोसिएट करते हैं. पर कोई भी जो नई चीज़ है जो हमें हेल्प करती है चीज़ें करने में आगे, उसे हम एक्चुअली में टेक्नोलॉजी कहते हैं. तो जब उस ज़माने में टेक्नोलॉजी आई मतलब कंप्यूटर्स नहीं आए, जब प्रिंटिंग और आगे लेवल पे कमर्शियल लेवल पे होने लगी, प्रिंटेड बुक्स बिकने लग गई, तो किन किन टेक्निक्स को यूज़ करके जो है प्रिंट किया जाता था, दैट इज़ समथिंग टेक्नोलॉजी इज़ है.
एंड कंसिडर हाउ सोशल लाइव्स एंड कल्चर्स चेंज्ड विद द कमिंग ऑफ प्रिंट। और कैसे सोशल लाइव्स मतलब सोसाइटी कैसे चेंज हुई, लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई, कल्चर कैसे चेंज हुए प्रिंट के आने से। नाउ देयर आर द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स। प्रिंटेड बुक्स मतलब सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स कौन कौन सी हुआ करती थी। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। तो चाइना, जापान और कोरिया, इन 3 जगहों पे जो है सबसे पहले पहले प्रिंट की टेक्नोलॉजी आई थी, डेवलप वहीं पे हुई थी। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती थी वो कोई प्रिंटर का यूज़ करके नहीं होती थी, वो हैंड प्रिंटिंग होती थी। लोग हाथों से लिखा करते थे और उसी को इन्होंने प्रिंटिंग कहा था। कैसे लिखते थे वो हम देखते हैं। जैसे कि फ्रॉम AD 594 के टाइम ऑनवर्ड्स के बाद बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। जो चाइना में बुक्स प्रिंटेड की जाती थी वो रबिंग पेपर से की जाती थी, मतलब पेपर को रब किया जाता था। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। जो वुड के ब्लॉक्स थे उस पर कोई लेटर लिखा होता था, जैसे कि ए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो है इंक डाल दी जाती थी उसके ऊपर। तो जब आप इसके ऊपर, जैसे ये है, ये ब्लॉक है, इस पर कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल लेटर लिखा है ए, फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है आपने इंक डाल दी, सपोज कोई भी इंक डाल दी, ब्लू कलर की इंक डाल दी, और फिर यहाँ पे पेपर है। इस पेपर के ऊपर जब आप इस ब्लॉक को ऐसे रखोगे, प्लेस करोगे, तो ये ए लेटर जो है वो इस पर छप जाएगा। तो ऐसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो चाइना में, इरेज ही नहीं हो रहा, चाइना में की जाती थी, ठीक है। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। जो शीट थी वो बहुत ज़्यादा पतली होती थी और पोरस होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा पोर्स होते थे। उस टाइम पे पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो दोनों साइड पे प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी। चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट दी साइड। तो जो चाइनीज़ की सबसे पहली बुक थी, उनकी अकॉर्डियन बुक जो है वो फोल्डेड थी। फोल्डेड क्यों थी और स्टिच्ड थी, क्योंकि जैसे एक ये पेज है, ठीक है, इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है, एक दूसरा पेज है, इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ लिखा है और यहाँ कुछ लिखा है, और हम चाहते हैं कि हम पेज को पलटें और वैसे ही कुछ और हो। तो वो क्या करते थे, इस वाले पेज की बैक साइड को और इस वाले पेज की बैक साइड को स्टिच कर देते थे, तो वो एक पेज आगे पीछे हो जाया करता था। As both sides of the thin porous sheets could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. तो जो बहुत स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे वही ये काम कर सकते थे, क्योंकि हैंड रिटन लिखा जाता था उस टाइम पे, और मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, तो मतलब ये काम भी हर कोई नहीं कर सकता। सो यू नीड स्किल्ड पर्सन फॉर इट। एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए उन्होंने बोला रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी, क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी बट हैंड रिटन चीज़ें भी जो है वो हुआ करती थी, ठीक है, हैंड रिटन। तो कैलीग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टाइलिश राइटिंग है। आजकल तो कैलीग्राफी के बारे में सबको ही पता होता है, तो इतनी सुंदर राइटिंग है, और उस टाइम पे चाइना वाले उसे यूज़ करते थे। द इम्पीरियल स्टेट वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो ये जो इम्पीरियल स्टेट थी चाइना जो है, ये बहुत टाइम तक प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर था, क्योंकि यहीं पे इनके पास प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी और ये प्रिंटेड चीज़ों को यूज़ करते थे। चाइना possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. सिस्टम विच रिक्रूट इट्स पर्सनल थ्रू सिविल एग्जामिनेशंस। तो क्या होता था कि जो चाइना इम्पीरियल स्टेट है, इम्पीरियल स्टेट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर था, चाइनीज़ एम्पायर वॉज देयर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे राजा का कंट्रोल बेसिकली अभी है, अभी वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक वैसे आज भी नहीं है। चाइना पोसेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच कैन कॉज लॉन्ग डिलेज। मतलब इनका जो तरीका था सिविल ये लोग उस टाइम पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस लेते थे किसी को जॉब देने के लिए। तो उस टाइम पे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो है वो लिए जाते थे उस टाइम पे कोई भी अच्छी पोस्ट चाइना में किसी को देने से पहले।
तो मतलब चाइना में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती थी. टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स. तो अब जब एग्ज़ाम होगा, आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो टेक्स्ट बुक्स भी होनी चाहिए. तो इसलिए प्रिंटिंग जो है वो टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा नंबर में हुआ करती थी अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट. मतलब कि चाइना की जो उस टाइम की जो एम्पायर थी, जो एम्पायर थे, उनके ही स्पॉन्सरशिप में, उनके ही अंडर प्रिंटिंग की जाती थी. फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट. तो 16th सेंचुरी के टाइम पे जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते थे वो बढ़ गए. तो जब कैंडिडेट्स बढ़ गए तो फिर उन्हें टेक्स्ट बुक्स भी उन्होंने खरीदी. तो जब टेक्स्ट बुक्स की डिमांड बढ़ी तो वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी बढ़ता चला गया. By the 17th century, by the 17th century, as urban culture bloomed in China, the uses of print diversified. तो urban culture bloomed in China का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे urban culture bloomed का मतलब क्या है कि जो लोग थे, अर्बन सेंटर्स के जो लोग थे, वो भी बुक्स पढ़ने लग गए थे. मतलब ऐसा नहीं था कि देखो, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, तो लोग जो है प्रिंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग गए. प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स. तो जो स्कॉलर ऑफिशियल्स थे, मतलब जो बड़ी पोस्ट पे होते थे, प्रिंट पहले वही यूज़ करते थे. बट अब ऐसा नहीं था. अब जो है छोटे मोटे लोग, मिडिल क्लास लोग भी जो है प्रिंट का यूज़ करने लग गए थे. मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ. मर्चेंट्स जो होते थे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ प्रिंट का यूज़ करते थे. एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उन्हें ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती थी. रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजर एक्टिविटी. अब देखो, अब पढ़ने में सबको आफत आती है, पर उस टाइम पे रीडिंग जो है वो एक लेजर एक्टिविटी थी. मतलब लोग अपने फ्री टाइम में, जैसे कि आज बच्चों का एंटरटेनमेंट खेलने से होता है, फ़ोन चलाने से होता है, बट उस टाइम पे रीडिंग से होता था. द न्यू रीडरशिप प्रेफर फिक्शनल नैरेटिव्स, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करने लग गई थी. फिक्शनल नैरेटिव्स प्रिंट करने लग गए थे. मतलब कि ऐसी कहानियाँ जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जैसे कि सिंड्रेला हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई. मतलब इट्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नॉट एग्जैक्ट स्टोरीज, बट फिक्शनल कैरेक्टर्स भी जो है वो प्रिंट करने लग गए थे. फिक्शनल स्टोरीज भी प्रिंट होने लग गई थी. पोइट्री हो गई, रोमांटिक प्लेज हो गई, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें. रिच वुमेन बिगैन टू रीड. अब क्या था, जो रिच वुमेन थी, मतलब कि जो बड़े घर होते थे, जो रिच लोग होते थे, उनके घर में जो वाइफ्स होती थी, जो उनकी सिस्टर्स होती थी, जो उनकी बेटी होती थी, तो वहाँ पे वुमेन ने जो है रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था. मैनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोइट्री एंड प्लेस. और कुछ ने तो मतलब खुद ही पब्लिश करनी चालू कर दी थी. वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क एंड कोर्टिसन्स रोट अबाउट देयर लाइव्स. तो जो कुछ वाइफ्स होती थी स्कॉलर्स की, वो पब्लिश करने लग गई थी अपना खुद का काम, और जो कोर्टिसन्स थे वो अपने काम के बारे में लिखा करते थे. This new reading culture was accompanied by a new technology. Western printing techniques and mechanical presses were imported in the late 19th century as Western powers established their outputs in China. Shanghai became the hub of the new print culture, catering to the Western style school. From hand printing, there was a gradual shift to mechanical printing. तो 19th सेंचुरी आते आते क्या था कि ये जो रीडिंग कल्चर था ना, इसके साथ साथ ये नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर फॉलो किया गया. मतलब कि लोग, नई टेक्नोलॉजी आई और तब भी पहले पढ़ते थे, और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद तो और इंटरेस्ट से पढ़ने लग गए. तो वेस्टर्न उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, वहाँ पे प्रिंटिंग की टेक्निक्स डेवलप हो गई थी, वहाँ मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी. तो लेट 19th सेंचुरी तक वेस्टर्न पार्ट्स जैसे कि जो है वो ईस्ट एशिया वाले एरिया में आई थी. तो उन्होंने वहाँ पे अपनी आउटपुट्स वगैरह पे, मशीन्स वगैरह जो है वहाँ पे वो लेकर आए, तो प्रिंटिंग वहाँ पे आई. शंघाई जो है वो एक चाइना की एक स्टेट है, ठीक है. तो वहाँ पे वो हब बन गए नया प्रिंटिंग कल्चर का. वहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल स्कूल की तरह वहाँ पे पढ़ाई होने लग गई. मतलब उन्होंने वेस्टर्न करिकुलम फॉलो नहीं किया, बट सिंस जो मैकेनिकल प्रेस थी वो वेस्टर्न कल्चर से आई गई थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का चाइना पे रहा. फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वॉज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. तो जहाँ चीज़ें अब हैंड प्रिंटिंग में हुआ करती थी, अब वो मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ बढ़ने लगी. ये एक पेज है डायमंड सूत्रा का, ये आगे देखते हैं क्या है. मतलब बताती हूँ डायमंड सूत्रा क्या है.
तो प्रिंट इन जापान, तो प्रिंट जापान में कैसे आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज। अब बुद्धिस्ट मिशनरीज कौन थे? तो बुद्धिज़्म रिलीजन को जो स्प्रेड करने के लिए जगह जगह गए, बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में बताने के लिए जो जगह जगह तक गए लोग, उन्हें बुद्धिस्ट मिशनरीज कहा गया। तो फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो चाइना में थे, ठीक है, वो चाइना के नहीं थे, मतलब वो चाइना में थे, और वो उन्होंने वहाँ पे हैंड प्रिंटिंग वगैरह देखी। और फिर जब वो जापान गए तो क्योंकि उन्होंने हैंड प्रिंटिंग सीख ली थी कि कैसे वो लोग करते हैं, तो उन्होंने वही चीज़ जापान में आके बताई कि चाइना में देखो ऐसे ऐसे होता है। और ये चीज़ जो है वो अराउंड 768 to 770 AD के बीच में हुई थी। और इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जब जापान वाले लोगों को ये चीज़ पता चली, द ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक, तो सबसे पुरानी, अब देखो अब तो बहुत सारी बुक्स होंगी ना जापान के अंदर भी, तो सबसे पहली जो बुक छपी थी वो उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से उन्होंने छापी थी जापान के लोगों ने। और अब वो सबसे पुरानी है, प्रिंटेड इन AD 868 में छपी थी, इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो ये वही डायमंड सूत्रा का एक पेज है, ठीक है, कंटेनिंग 6 शीट्स। टोटल कितनी शीट्स थी? 6 शीट्स थी ऑफ टेक्स्ट, वुड कट इलस्ट्रेशंस, बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस थे, डिज़ाइंस थे, पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, कुछ टेक्सटाइल्स पे भी उन्होंने पिक्चर्स को प्रिंट किया था। प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी पर भी प्रिंटिंग होने लग गई थी। इन मेडिवल जापान पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। तो जापान में क्या हुआ, पोइट्स ने और कुछ प्रोज राइटर्स ने, प्रोज राइटर्स क्या होते हैं, जैसे आप अपने इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ते हो तो उसे आप इंग्लिश लिटरेचर कहते हो, तो आप उसे प्रोज भी कह सकते हो। सो वैसी राइटर्स जो थे, जो लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें लिखते थे, उन्होंने भी अपनी बुक को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। तो बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चीप हो गई थी और अबंडेंट हो गई थी। चीप मतलब सस्ती हो गई थी, अबंडेंट मतलब बहुत सारी हो गई थी। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। जो प्रिंटिंग होने लगी विजुअल मटेरियल की मतलब जब इमेजेस को प्रिंट करने लग गए लोग, तो उस टाइम पे इन द लेट 18th सेंचुरी इज द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट एडो। मतलब कि जैसे कि पहले सिर्फ लिखावटी चीज़ें होती थी, अब उसमें पिक्चर भी वो लोग प्रिंट करने लग गए थे। तो लेट 18th सेंचुरी आते हुए, मतलब जब आ गया था लेट 18th सेंचुरी, तो जो अर्बन सेंटर्स थे जापान के, स्पेशली एडो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, जो कि अब टोक्यो है, पहले क्या था, एडो था। तो उसके अर्बन सेंटर्स फ्लरिश हो गए थे बुक से, ठीक है। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग, तो अब क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वहाँ पे वो प्रिंटिंग की सिर्फ बुक की होती थी, अब पेंटिंग भी आने लग गई थी। डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर, एक अच्छा सा अर्बन कल्चर दिखाती हुई फोटोग्राफ पेंटिंग भी आर्टिस्ट जो है बनाते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को प्रिंट भी करना स्टार्ट कर दिया। इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोर्टिसंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स क्या है जापान में, देखो आपको भी पता होगा कि एक बहुत पॉपुलर, मतलब एक वो होता है कि वहाँ पे ना चाय जब वो लोग पीते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो वैसे टी हाउस गैदरिंग्स की पेंटिंग्स जो है वो भी प्रिंट होने लग गई थी। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। तो जो लाइब्रेरीज थी, जो बुक स्टोर्स थे, वहाँ पे मतलब वो भर गए थे पूरे हैंड प्रिंटेड मटेरियल से, चाहे बुक्स विमेन पे हो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर हो, किसी कैलकुलेशन से रिलेटेड बुक हो, किसी टी सेरेमनी से रिलेटेड बुक हो, फ्लावर के अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, प्रॉपर एटिकेट हो, ठीक है, कुकिंग हो या फेमस प्लेसेस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये होने लग गई थी। अब यहीं पे जो है एक इंसान है जो कि एक कीटागावा उतामारो, तो एक आर्टिस्ट थे, ये एडो में थे इन 1753। इन्होंने आर्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। क्या कंट्रीब्यूट किया था, इन्होंने एक यूक्यो बनाया। यूक्यो क्या होता है, तो पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड। इन्होंने फ्लोटिंग वर्ल्ड की मतलब कि डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो ह्यूमन चीज़ें हम आममर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, उसको इन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसको इन्होंने बनाया, स्पेशली अर्बन वाले। दीज प्रिंट्स ट्रैवल कंटेम्प्रेरी US एंड यूरोप। तो वो बहुत जगह जो है ऐसे प्रिंट जो है ये ट्रैवल किए गए थे, बट एट दी एंड क्या होता है कि जो ओरिजिनल ड्राइंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ प्रिंट ही बचते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक यूक्यो है, ठीक है, सिमिलरली ये एक यूक्यो है,
तो ये कोई इंसान है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, इसकी ये प्रिंट है और ये कितागावा उतामारो ने बनाई है। ऐसे ये भी एक क्यू है कि लोग यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं सामान लेके, यहाँ पे कुछ हो रहा है, चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये इंसान चाय पी रहा है। तो ये एक प्रिंट है, ये एक डेली लाइफ का है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं और इसका प्रिंट है। तो ये इसी को उन्होंने यूक्यो कहा है, ठीक है। ये शुनमन कुबो ने लेट 18th सेंचुरी में बनाई है। तो देखो ये नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं बट पिछले कुछ सालों में सवाल आया कि कितागावा उतामारो कौन थे, लाइक MCQs में या 2 मार्कर में पूछ लिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। देन वी कम्स टू आपका यूनिट 2 आती दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो फॉर सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। तो देखो सिल्क रूट के बारे में तो आपको पता, आपने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था कि ये एक रूट था जो यूरोप और चाइना के बीच में था। चाइना से यूरोप लोग आना जाना कर सकते थे और यूरोप से चाइना। तो इसके थ्रू सिल्क और स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ कह रही हूँ, तो सिल्क और स्पाइसेस जो है वो चाइना से यूरोप जाते थे, ठीक है, सिल्क रूट के थ्रू। तो यही सिल्क रूट के थ्रू प्रिंट भी आया था। इन दी 11th सेंचुरी चाइनीज़ पेपर रीच्ड यूरोप बाय द सेम रूट के थ्रू जो है ये पेपर चला गया। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। इस पेपर की वजह से मैन्यूस्क्रिप्ट बनने लग गए। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स इस चीज़ को लिखते थे, मतलब जो लोग अच्छे हुए हैं राइटिंग्स में वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे। देन इन 1295 मार्को पोलो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेम। देखो इस हिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि कोई भी नेम्स हो, कोई भी डेट हो, वो इम्पॉर्टेंट होती ही है, ठीक है। तो मार्को पोलो आपको पता होना चाहिए कौन थे। तो मार्को पोलो जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो ये चाइना में थे और चाइना में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद ये इटली वापस जाते हैं। तो चाइना के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, तो मार्को पोलो जो है वो इस नॉलेज को अपने साथ लेके चले गए। फिर इटालियंस भी बुक्स प्रोड्यूस करने लग गए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, और सून जो है टेक्नोलॉजी जो है, यही टेक्नोलॉजी इटली से यूरोप के अदर पार्ट्स भी ट्रैवल करने लग गई, ठीक है। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम। अब क्या होता था, देखो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो थी, लेकिन जो एक्सपेंसिव वेलम होता था, वेलम क्या है, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द सिल्क ऑफ एनिमल्स, मतलब जो स्किन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल की स्किन है, ठीक है, वो बहुत फ्रिजाइल होती थी और उस पर लिखा जाता था बहुत चीज़ों को। तो जो लग्जरी एडिशंस बनाते थे लोग, जो एलीट क्लास के लिए, जो रिच क्लास के लिए, जो राजा के लिए बनते थे, वो अभी भी हैंड रिटन ही होते थे और वेलम होते थे, ठीक है। मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज विच स्कूफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एज चीप वल्गैरिटीज़। तो वो हैंड रिटन क्यों होती थी राजा महाराजा के लिए, एलिट क्लास के लिए, रिच लोगों के लिए, एरिस्टोक्रेट्स के लिए? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो प्रिंटेड मटेरियल है, ये प्रिंटेड मटेरियल कोई भी ले सकता है, कोई मिडिल क्लास भी ले सकता है, कोई गरीब इंसान भी पढ़ना चाहे तो वो लाइब्रेरी जाके बुक को पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो और वही सेम किताब हम लोग पढ़ेंगे, पर हम तो रिच हैं, हम तो एरिस्टोक्रेट हैं, तो उन्होंने इन्हें ऐसी प्रिंटेड बुक्स को चीप वल्गैरिटीज़ कहा। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज़। और जो मर्चेंट्स होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, जो यूनिवर्सिटी या टाउन्स में होते थे, तो उनका तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है बुक से, तो इसलिए वो इन्हीं चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ को यूज़ किया करते थे और ख़रीदते थे। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. तो बुक्स की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई, जो बुक सेलर्स थे वो पूरे यूरोप में जो है बुक जो है वो एक्सपोर्ट करने लग गए थे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स में। बुक फेयर्स वर हेल्ड, बुक फेयर्स लगने लग गए थे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन वेज टू मीट द एक्सपैंडेड डिमांड। तो अब जो है डिमांड बढ़ गई थी, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैंड रिटन होते थे उनकी भी डिमांड बढ़ गई थी। Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well. अब ये जो scribes थे, जो skilled hand writers थे, वो अनएम्प्लॉय कभी रहे ही नहीं, क्योंकि हमेशा या तो उन्हें कोई वेल्दी इंसान जो है उनसे कुछ लिखवा लिया करता था, उन्हें अपने पास रखता था कि तुम्हें ये किताब लिखनी है, तुम्हें ये चीज़ हमें लिख के देनी है, ऐसे बना के देनी है, या फिर कोई
बुक सेलर उन्हें हमेशा एम्प्लॉयमेंट पे रखते थे। मोर दैन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर्स, मतलब एक बुक सेलर के लिए, कोई एक अगर बुक सेलर है जो किताबें बेच रहा है, उसके अंडर 50 स्क्राइब्स काम करते थे, 50 लोग किताबें लिखते थे बैठ के। But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand of books. लेकिन बुक्स की डिमांड तो इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जो हैंड रिटन थी, ये डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। कॉपिंग जो है वो एक्सपेंसिव होती थी, लेबरस होती थी, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। तो कॉपिंग एक्सपेंसिव क्यों होती थी? क्योंकि आपको लेबर को काम पे रखना है, आपको उसे सैलरी देनी होगी, ठीक है। लेबोरियस है, मतलब मेहनत का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक आप प्रिंट कर रहे हो, आपको बस छापना है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, और एक आप क्या कर रहे हो, आप पूरा बैठ के लिख रहे हो, तो कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग। मैन्यूस्क्रिप्ट वर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब बहुत ध्यान से रखनी पड़ती थी, ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड ईजिली। तो हर कोई आसानी से नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि जब आपको उसे पढ़ना है तो हर जगह जो है इजीली कोई नहीं कैरी करके ले जा सकता, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो आपको उसे बहुत ध्यान से लेके जाना होगा, फट ना जाए, क्योंकि एक बार वो फट गई तो उसका कंटेंट फट जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और अगर उसमें कोई पिक्चर पेस्ट हो रखी है, कोई पेंटिंग के थ्रू किसी ने कुछ स्टिच करा हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, कोई एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था हैंडल। तो फ्रेजाइल, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ। देयरफॉर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड, तो सॉरी, देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड, तो इनकी सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी लिमिटेड रही। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर पॉपुलर एंड पॉपुलर। तो क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो उसके साथ साथ प्रिंटिंग की ज़रूरत थी, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है उसकी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और पॉपुलर हो गई। By the early 15th century, wood blocks were widely used in Europe to print textiles. अब textiles भी print होने लग गए थे यूरोप में भी, playing cards और religious pictures with simple and brief text भी wood block printing से print होने लग गए थे. There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही थी, उस हिसाब से अभी भी ये चीज़ें स्लो थी। हमें और भी ज़्यादा उन लोगों को उस टाइम पे बहुत जल्दी करने वाला तरीका चाहिए था, जो सस्ता भी हो और टेक्स्ट बहुत जल्दी डुप्लिकेट भी हो जाए। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, और ये तभी होता जब आपके पास और नई टेक्नोलॉजी आए प्रिंट की। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी, वेयर जॉन Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s. Mark it as important. This name is important. इनके काम इम्पॉर्टेंट है, और इनकी बनाई हुई प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने प्रिंट के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आई, और उस टाइम पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो जर्मनी के रहने वाले ये जो जॉन ग्यूटेनबर्ग थे, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ठीक है, जो कि 1430s में थी। अब हम देखेंगे ग्यूटेनबर्ग एंड दी प्रिंटिंग प्रेस। ग्यूटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, ये एक मर्चेंट के बेटे थे, एंड ग्रू अप इन अ लार्ज एग्रीकल्चरल ईस्टेट, और एक बड़ी सी एग्रीकल्चरल ईस्टेट के पास ये रहने वाले थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस, इन्होंने ना अपने बचपन से वाइन और ऑलिव की प्रेसेस देखी थी, ठीक है। तो ये जो प्रेस थी, ये बेसिकली क्या होती थी, वाइन और ऑलिव प्रेस, इससे जूस निकाला जाता था, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, तो जब ये सारी चीज़ें देखते थे, तो इन्होंने स्टोन्स को पॉलिश करने की आर्ट भी सीख ली। बिकेम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ, ये एक बहुत अच्छे गोल्ड स्मिथ भी बन गए थे। एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड माउल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स क्या होते हैं? तो देखो बेटा, ये एक ज्वेलरी या फिर एक पीस आप कह सकते हो डेकोरेशन करने के लिए जो यूज़ किया जाता था। तो ये एक माउल्ड इन्होंने क्रिएट किया था। तो इनके पास इन सारी चीज़ों की नॉलेज थी, इनके पास डेकोरेशन मटेरियल भी था, ठीक है। इनके पास माउल्ड्स थे। माउल्ड्स क्या होते हैं? साँचे, जैसे कि इडली के साँचे होते हैं, उसके अंदर आप पेस्ट डालते हो तो आपकी इडली एक स्पेसिफिक शेप की बनती है ना। ऐसे ही अगर आप अगर ए लेटर है जैसे, तो आप अगर फॉर एग्जांपल ए लेटर का साँचा बना लेते हो, जो बिल्कुल जो ऐसा सा हो, मतलब गलत बना रही हूँ मैं, एक सेकेंड, इट विल टुक टाइम, ऐसे बनाते हैं ना, हाँ,
ऐसे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने एक सांचा बना दिया और इसके अंदर आप इंक भरो, तो ये ए लेटर हो गया, राइट। तो इन्होंने क्या की, तो इन ऐसे इनको ये सारी चीज़ें पता थी, ये सारी चीज़ें उन्हें पता थी, ठीक है, यहाँ तक। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बेसिस पे ग्यूटेनबर्ग अडाप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी उससे इन्होंने अपना इनोवेशन डिज़ाइन किया, एक नई चीज़ को इन्वेंट किया। द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, जो ऑलिव प्रेस जिस तरीके की थी वैसी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का उसको एज अ मॉडल लिया। जो माउल्स थे वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स थे उन्होंने उस माउल्स को यूज़ किया वो बनाने में। बाई 1448 ग्यूटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम, इस पर वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे और उन्होंने 1448 तक इस काम को परफेक्ट कर दिया था। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज बाइबल, जो पहली बुक उन्होंने प्रिंट की थी वो बाइबल थी। उसकी 180 कॉपीज़ जो है उसके बाद प्रिंट हुई एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस दैम। तो अभी देखो, अभी अगर हमें किसी चीज़ की 180 कॉपीज़ निकालनी तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वी हैव टू जस्ट प्रिंटर से हम निकाल लेंगे। बट उस टाइम पे 180 कॉपीज़ बनाने में उन्हें 3 साल लग गए। तो ये सिस्टम वुड ब्लॉक, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उससे तो ज़्यादा एफिशिएंट था, पर अभी भी इतना एफिशिएंट नहीं था, पर उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि वहाँ कहाँ 180 कॉपीज़ बनाना 3 साल के अंदर बहुत बड़ी बात है, और वहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वॉज द फास्ट प्रोडक्शन, तो उस टाइम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन थी, एज आई सेड, राइट। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड, अब नई टेक्नोलॉजी तो आ गई पर इसके बाद भी लोग ये जो हैंड से किताबों को लिखा जाता था ये पूरी तरीके से गायब नहीं हुआ। In fact, printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. पहले क्या होता था, जो प्रिंटेड बुक्स होती थी ना उसमें क्या करते थे, वो बॉर्डर बनाने की जगह छोड़ देते थे और फिर बॉर्डर बनाते थे। द मेटल लेटर्स imitated the ornamental handwritten styles, तो जैसे हैंड रिटन स्टाइल होता है ना, मेटल लेटर्स जो है वो पूरे उस तरीके से ही बनाए गए थे। बॉर्डर्स जो है उन्हें हाथों से बनाया करता था विद फॉलिएज एंड अदर पैटर्न्स एंड इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपने पेंटिंग करके सब कुछ अच्छे से प्रिंट कर दिया और यहाँ पे आप अपने हाथों से डिज़ाइन बना रहे हो। तो इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, space for decoration was kept blank on the printed page. Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration, कि आपने प्रिंट तो कर दिया है पर अगर आप इस डिज़ाइन में आप क्या डिज़ाइन बनाना चाहते हो बॉर्डर्स पे, फ्रंट पेज पे, तो वो आपको चूज़ कर सकते हो। इन दी sorry in the 100 years between 1450 to 1550 printing presses were set up in most of the countries of Europe. यूरोप में ये फैल गई और जगह पे प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ होने लगा। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर्स कंट्री, तो क्योंकि जॉन ग्यूटेनबर्ग जो है ये जर्मनी के थे, तो जर्मनी से बहुत अलग अलग कंट्रीज़ जो है वहाँ पे प्रिंटर्स जो है वो आ गए थे, सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम, बुक प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई और सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में 20 million कॉपीज़ ऑफ printed books flooding the market of Europe. The number went up in the 16th century to about 200 million copies. तो 16th century तक 200 million copies हो चुकी थी। This shift from hand printing to mechanical printing led to print revolution. तो कहाँ देखो, कहीं ना कहीं जो हैंड प्रिंटिंग से सबसे पहले मैकेनिकल प्रिंटिंग जो है वो जॉन ग्यूटेनबर्ग ने ही दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो भी एक तरह से हैंड प्रिंटिंग ही थी। क्योंकि आपके पास एक लेटर है, आप उसको फिर जैसे स्टैम्प लगाते हैं आप उस तरीके से उसे पेज पे स्टैम्प कर रहे हो, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग ही था, वो इतना भी एफिशिएंट नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसे भी वो हैंड प्रिंटिंग ही लोग कंसिडर कर लेते थे। लेकिन ये जो मैकेनिकल प्रिंटिंग का तरीका था, जो जॉन ग्यूटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी, ये तो प्रिंटिंग का था ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हैंड प्रिंटिंग से लोग मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्यूटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे ये देखो ये फ्रेम है, ठीक है, ये ऐसे इसे ये स्क्रू है यहाँ पे, ठीक है, ये इन्होंने हैंडल से पकड़ा हुआ है, ये प्लेटन है और ये प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस्ड ओवर पेपर, तो पेपर के ऊपर इन्होंने ऐसे ये प्रिंटिंग ब्लॉक रखा हुआ है। तो ऐसे ही क्या करते थे, इस हैंडल को यूज़ करते थे और इस फ्रेम से कभी नीचे कोई लेटर आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, फिर कोई नीचे आ रहा है और फिर कोई ऊपर जा रहा है, इस तरीके से वो प्रिंटिंग करते थे।
ठीक है। उसके बाद ये ग्यूटेनबर्ग ने जो 180 कॉपीज़ बनाई थी, विच नो मोर दैन 50 हैव सर्वाइव्ड, ये तो अलग हिस्ट्री है, ये कुछ पिक्चर्स पेंटिंग्स आपको दी हुई है। देन वी कम टू द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो देखिए बच्चा, ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट हम आगे की फर्दर यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट आपका रह जाता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। बाय।